होप यू आर एंजॉइंग करंट आईपीओ फीवर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नज़ारा टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी का एक आईपीओ ब्रीफ जानेंगे एंड क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं सीए प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दो कैटेगरी की कंपनीज होती हैं जो मार्केट में एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करती हैं। पहली कैटेगरी की कंपनी होती है जिनके सेल्स, एसेट्स, नेटवर्थ सब में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है। उसके अलावा कंपनी की एक बेटर ब्रांड विजिबिलिटी होती है, कंपनी का एक सॉलिड बिजनेस होता है एंड टाइम टू टाइम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। मतलब टाइम टू टाइम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे देती रहती है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी कैटेगरी की कंपनीज होती हैं जिनकी सेल्स तो इंक्रीज होती है बट उनका प्रॉफिट नहीं होता या फिर प्रॉफिट बहुत ही कम होता है एंड कईयों का तो हजारों करोड़ का लॉस होता है हर साल। उन कंपनीज की ब्रांड विजिबिलिटी भी इतनी नहीं होती, इसकी वजह से उन्हें हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ये कंपनीज टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को पैसे तो नहीं देती, इनफैक्ट शेयर होल्डर से पैसे लेती रहती है एंड अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो ये कंपनी नए शेयर होल्डर्स को भी अपने शेयर होल्डर्स की लिस्ट में ऐड कर लेती हैं एंड उनसे भी पैसे लेती रहती हैं। एंड इस तरह की कंपनीज भी मार्केट में एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होती हैं बिकॉज ऑफ फ्यूचर होप कि ये कंपनीज फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगी एंड इस तरह की कंपनीज को हम बोलते हैं स्टार्टअप्स। नज़ारा टेक्नोलॉजीज ऐसी ही एक स्टार्टअप कंपनी है। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। नज़ारा टेक्नोलॉजी इट्स अ मोबाइल गेमिंग कंपनी। ये कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अक्रॉस द ग्लोब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गेमिंग, मूवीज एंड म्यूजिक। अक्रॉस द ग्लोब अगर हम देखें इसमें गेमिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मूवीज एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आती है एंड अगर यही इक्वेशन हम इंडिया में देखें तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया के अंदर मूवी इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, उसके बाद म्यूजिक देन गेमिंग इंडस्ट्री आती है। कोविड का इस इंडस्ट्री के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है एंड इंडिया में भी अब गेमिंग इंडस्ट्री म्यूजिक एंड मूवीज इंडस्ट्री के बराबर आ चुकी है। ये कंपनी बेसिकली इन 5 कैटेगरी से अपनी इनकम कमाती है। टेल्को सब्सक्रिप्शन के अंदर इस कंपनी के 1021 एंड्रॉइड बेस्ड गेम्स हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप अपने मोबाइल ऑपरेटर के एप्लीकेशन के थ्रू कुछ गेम्स खेलते हैं तो उसके पैसे आपके मोबाइल बिल में ऐड होकर आ जाते हैं। अगर आप प्रीपेड कनेक्शन यूज करते हैं तो प्रीपेड बैलेंस से उस पैसे माइनस हो जाते हैं। बेसिकली इस तरह की एक्टिविटीज इस कंपनी की टेल्को सब्सक्रिप्शन के अंदर आती है एंड ये इस कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। कंपनी की दूसरी रेवेन्यू कैटेगरी है फ्रीमियम। इस कैटेगरी के अंदर कंपनी के कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट गेम्स हैं जिन्हें अगर आप खेलोगे तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे बट बीच बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं। इस कैटेगरी में कंपनी इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू रेवेन्यू अर्न करती है। कंपनी की तीसरी कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स। इस कैटेगरी के अंदर कंपनी एक स्पोर्ट्स मीडिया वेबसाइट मेंटेन करती है एंड साथ ही साथ कंपनी कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गेमिंग टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती है। चौथी कैटेगरी है रियल मनी गेमिंग। आपने ड्रीम 11 के बारे में सुना होगा। इसी पैटर्न पर कंपनी का एक एप्लीकेशन है हल्ला प्ले। यहाँ से इस कंपनी की 17% रेवेन्यू आती है। इसके बाद अगली कैटेगरी है गेमीफाइड अर्ली लर्निंग। इसे बोलते हैं एडुकेशन गेम्स, जहां पर छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं एंड उसी के साथ साथ बच्चों की लर्निंग भी होती है। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड भी है। सो बेसिकली ये 5 इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल हैं। अब जानते हैं इस कंपनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री। ये कंपनी 99 में मुंबई में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2004 में इस कंपनी ने बीपीएल एंड हच मोबाइल के लिए अपना पहला मोबाइल गेम लॉन्च किया। 2004 में ही इस कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। 2005 में इस कंपनी के अंदर बेस्ट ब्रिज ने फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंड 2005 में ही इस कंपनी ने MS धोनी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। 2006 में इस कंपनी ने टाटा टेली सर्विसेज एंड वोडाफोन के साथ काम करना शुरू किया। 2007 में इस कंपनी ने एयरटेल के साथ काम करना शुरू किया एंड 2007 में ही इस कंपनी के अंदर सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बेस्ट ब्रिज ने। 2009 में इस कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ काम करना शुरू किया। 2011 में ये कंपनी एक्सपेंशन मोड में आई एंड इस कंपनी ने मिडिल ईस्ट एंड दुबई में अपने ऑफिसेस ओपन किए। 2013 में इस कंपनी ने नाइजीरिया, युगांडा, केन्या एंड सिंगापुर में अपने ऑपरेशंस लॉन्च किए। 2015 में इस कंपनी ने फ्रीमियम बिजनेस मॉडल लॉन्च किया। बिटवीन 2017 टू 2019 इस कंपनी ने काफ़ी सारी गेमिंग कंपनीज में अपनी स्टेक अक्वायर की एंड 2021 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 582 करोड़ एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब कंपनी के पास कोई पैसे नहीं आएंगे, सारे के सारे पैसे प्रमोटर्स या फिर सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। दैट मीन्स इस आईपीओ की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा।
कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 17 मार्च को, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 19 मार्च को। 1100 टू 1101 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,313 रुपीज़ की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,86,069 रुपीज़ की। 24 मार्च को शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाएगी एंड अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं मिली तो 25 मार्च को आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे एंड अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट मिल गई तो 26 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड 30 मार्च को इस कंपनी की बोथ एनएसई एंड बीएसई में लिस्टिंग होगी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के आईपीओ का। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। इस कंपनी की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 20% के CAGR से इंक्रीज होती जा रही है एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका 60% पोर्शन इंडिया से आता है एंड रिमेनिंग आउटसाइड इंडिया से आता है। कंपनी के एसेट्स 28% के CAGR से इंक्रीज होते जा रहे हैं। इट्स अ स्टार्टअप, इसलिए हम इस कंपनी की प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे बिकॉज मोस्टली स्टार्टअप या तो लॉस मेकिंग होती है या फिर उनका प्रॉफिट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। स्टार्टअप्स के अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम इस कंपनी के एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये सेल्स के कंपेरिजन में लगातार कम होते जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इस कंपनी के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर 2020 में इस कंपनी के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इस कंपनी की सेल्स के 60% है, जो बहुत ज्यादा होता है। अगर ये कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को ही कंट्रोल कर ले तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंक्रीज हो सकती है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का, जो थोड़े से रोजी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते एंड किसी भी स्टार्टअप्स के फाइनेंशियल्स कभी भी रोजी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप हमेशा या तो लॉस कर रही होते हैं या फिर उनका प्रॉफिट बहुत ही कम होता है एंड इन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन होती है बिकॉज ऑफ फ्यूचर आउटकम। नाउ क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अगेन, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। अगेन, बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है आईपीओ वैल्यूएशन। हमें पता है आईपीओ कभी भी चीप वैल्यूएशन पर नहीं आते बिकॉज इनकी वैल्यूएशन में प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड ये तो आईपीओ फीवर ही चल रहा है। 12 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में 4 वर्किंग डेज है एंड इसके बीच में 6 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। दैट्स टू मच। सेकेंड है इस कंपनी का आईपीओ कंपोजिशन। इस आईपीओ में सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स इस आईपीओ की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। बेसिकली इस आईपीओ के थ्रू कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना माल बेचकर बाहर निकल रहे हैं। अगला पॉइंट है इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला की शेयर होल्डिंग। राकेश झुनझुनवाला ही इज द पर्सन, अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी की 20-30% वैल्यू तो वैसे ही इंक्रीज हो जाती है। सो आपको क्या लगता है ये बात राकेश झुनझुनवाला को खुद पता नहीं होगी एंड ये आईपीओ वो एक सस्ते वैल्यूएशन पर लाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है, सपोज इस कंपनी के शेयर की वैल्यू है 700 रुपए, तो इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 1100 रुपए पर। फ्यूचर में मे बी इस कंपनी के शेयर की काफी अच्छी लिस्टिंग हो, बट इट्स अ स्टॉक मार्केट, यहाँ पर शेयर अभी नहीं तो कभी ना कभी तो अपने फेयर वैल्यू पर ट्रेड करता ही है। तो अगर इस कंपनी के शेयर एकदम से ऊपर भाग जाए एंड देन बाद में नीचे आ जाए तो डोंट गेट सरप्राइज्ड। उसके बाद है यूएस मार्केट में रोब्लैक्स की लिस्टिंग। यूएस में ये एक गेमिंग कंपनी की लिस्टिंग थी और ये काफी अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। ये भी इस कंपनी की शेयर प्राइस पर काफी इम्पैक्ट कर सकती है। अगला फैक्टर है, ये आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा दैट इस कंपनी की जून में प्राइस थी 450 पर शेयर। करंट में ये शेयर 1400 पर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स ये शेयर ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है। फ्यूचर में देयर आर चांसेस कि आफ्टर लिस्टिंग ये शेयर अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ जाए। सपोज वो शेयर 900 पर आ गया तो बोलने वाले तो उस टाइम भी बोलेंगे कि देखो जून में इस कंपनी की शेयर प्राइस थी 450 पर शेयर, अभी ये ट्रेड कर रहा है 900 पर शेयर पर। दैट मीन्स पैसे तो आपके डबल हो चुके हैं। बट देन अगेन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एंड देन टेक योर डिसीजन। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट नजारा टेक्नोलॉजीज अपकमिंग आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।